वेलकम स्टूडेंट्स। आज अब इस वीडियो में हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो मसल टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो मसल होती है उसके अंदर बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। तो इन फाइबर्स में भी आपको छोटे छोटे फाइब्रिल्स मिलेंगे जिन्हें हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो लॉन्ग मसल फाइबर्स कंटेन स्मॉल मायोफाइब्रिल्स। तो ऐसा ये मसल का स्ट्रक्चर होता है। अब जो मसल फाइबर्स होते हैं इनका काम होता है, कोई अगर स्टिमुलस आता है तो ये शॉर्ट हो सकते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और फिर उसके बाद ये रिलैक्स हो सकते हैं यानी वापस अपनी लेंथ को, नॉर्मल लेंथ को अचीव कर सकते हैं, और इस तरह से अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वापस आ सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, इससे आप देखोगे कि मसल्स में मूवमेंट की एबिलिटी आएगी। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट to the changes in the environment and to maintain the positions of various parts of the body। तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं, जैसे लिम्स हैं हमारे, या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, तो हमारे बॉडी के बाहर हमें लोकोमोशन करने में, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्केल पर मूवमेंट्स होते हैं। ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं मसल्स से कंट्रोल होते हैं। तो जनरल वे में अगर बात की जाए तो मसल्स का एक्टिव रोल होता है मूवमेंट में, हमारी बॉडी में अलग अलग काइंड्स के मूवमेंट्स में। कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वॉलेंटरी हो जाएंगे, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी से कंट्रोल होते हैं उनको हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। तो मसल टाइप्स अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर, तो वो 3 टाइप्स की होती हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स दैट आर फाउंड इन द बॉडी, और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो अब स्टडी करते हैं। तो जो स्केलेटल मसल होती है, ये हमारी जो स्केलेटल बोन्स होती हैं उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। मतलब हमारी बॉडी के जो एक्शंस होते हैं, जो मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारी स्केलेटल मसल्स के हेल्प से होते हैं, और हम आसानी से अपना काम कर पाते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी टिपिकल अगर आप मसल देख लो, जैसे कि बाइसेप्स है, तो वी फाइंड स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स इन दैट मसल। उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको स्ट्रिएटेड मसल फाइबर उसमें देखने को मिलेंगे। इनको हम स्ट्रिप्ड मसल फाइबर भी कहते हैं। और ये मसल फाइबर्स बंडल्ड होंगे, यानी बहुत सारे होंगे बंडल्स में, और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे। तो ये जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स हैं ये वॉलेंटरी होते हैं, और हमारी विल पर काम करते हैं, यानी हमारी इच्छा पर काम करते हैं। वी फाइंड ए टफ शीथ of tissue which encloses several bundles of muscle fibers, और ये आपने चैप्टर 20 में पढ़ रखा है। तो मसल फाइबर के चारों तरफ आपको एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट भी मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट इज द स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल फाइबर जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, दोनों एंड्स पर वो टेपर्ड होता है, तो उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। जैसे कि ये स्पिंडल शेप है, न्यूक्लियस आपको सेंटर में देखने को मिलेगा, और इसके अंदर मसल, स्मूथ मसल जो होगी, इसके अंदर आपको स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। अब अलग अलग सेल जंक्शंस हैं जो इनको होल्ड करने में, इनको पास पास रखने में हेल्प करते हैं, और इनका बंडल बनाने में हेल्प करते हैं, और बाहर से कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, यहाँ पर भी मूवमेंट होते रहते हैं, और वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कैसे मूवमेंट हैं? इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं। तो इन इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कराने के पीछे स्मूथ मसल्स का रोल होता है।
ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स में। तो स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscle. तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में. कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? ओनली इन द हार्ट. जैसा कि इनका नाम आपको सजेस्ट करता है कि ये हार्ट में ही मिलेंगे. तो इन कार्डियक मसल्स व्हाट हैपन्स? सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. तो कार्डियक मसल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज मिलती हैं बिकॉज ऑफ द सेल जंक्शंस, यानी सेल की जो कनेक्शन, सेल टू सेल कनेक्शन है वो इस तरह से बने होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स तक आपस में फ्यूज हो जाती हैं और इस तरह से वो आपस में चिपकी रहती हैं. जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो आपस में स्टिक टुगेदर रहती हैं. कम्युनिकेशन जंक्शंस, जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क भी कहते हैं, वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ दो सेल्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं. तो ऐसा होने के कारण, इंटरकैलेटेड डिस्क के होने के कारण क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक यूनिट की तरह होता है. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. तो ये किसकी वजह से होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क की हेल्प से. तो अब इनका डायग्राम देखेंगे हम. डायग्राम देखते देखते हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये स्केलेटल मसल्स हैं दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. वन मिनट, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल्स तो हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, और ये स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड. तो कौन कौन यूनिन्यूक्लिएटेड है? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड आर स्ट्रिएटेड मसल. पहला डिफरेंस, ठीक है ना. अगला डिफरेंस ध्यान रखना, सिलेंड्रिकल होती हैं हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये भी सिलेंड्रिकल होती हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं दीज आर स्पिंडल शेप्ड. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आप ये याद रख सकते हैं कि जो स्ट्रिएशंस होते हैं वो डार्क स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं किसमें? स्केलेटल मसल्स में डार्क स्ट्रिएशंस, ठीक है. और स्मूथ मसल में नो स्ट्रिएशंस, नो. और कार्डियक मसल में स्ट्रिएशन मिलते हैं लेकिन लाइट होते हैं, हल्के होते हैं. तो ये डिफरेंसेस हमें ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज इंटरकैलेटेड डिस्क इज फाउंड इन द कार्डियक मसल बट इट इज नॉट फाउंड इन स्मूथ एंड स्ट्रिएटेड मसल. ठीक है. अगला डिफरेंस, कार्डियक मसल्स डू नॉट गेट फटीग्ड. तो ये जो कार्डियक मसल होती हैं ये थकान इनमें नहीं होती और ये लाइफ लॉन्ग काम कर सकती हैं, जबकि स्मूथ मसल एंड स्ट्रिएटेड मसल गेट फैटिग्ड. फटीग, ठीक है ना, थकान. तो ये थकान जो है हमारी स्मूथ मसल्स में और जो स्ट्रिएटेड मसल्स है इसमें होती है. ठीक है बच्चों. तो बस इतना, ये डिफरेंसेस जो हैं ये ध्यान रखना. एक और लास्ट डिफरेंस और कर लेते हैं. चलो, जो हमारी कार्डियक मसल होती है इसमें ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है. ब्रांचिंग, ठीक है. जबकि स्मूथ मसल में और स्ट्रिएटेड मसल में नो ब्रांचिंग. तो ब्रांचिंग नहीं होती. देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ब्रांचिंग हो रखी है, यहाँ भी ब्रांचिंग है. तो ये ब्रांचिंग जो है आपको कार्डियक मसल में मिलेगी लेकिन बाकी दोनों मसल्स में नहीं मिलेंगी. इसके बाद फिर हम इनकी लोकेशन का ध्यान रखेंगे. जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल है ये स्केलेटल टिश्यू के साथ, जैसे कि
बोन्स के साथ एसोसिएटेड हैं और ये हमारे लोकोमोशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्मूथ मसल है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। इनके एक्शन के बेसिस पर भी हम इनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल और हमारी कार्डियक मसल ये कैसी होती हैं, इनवॉलेंटरी, और जो striated मसल्स हैं दे आर वॉलंटरी। ठीक है। पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में अगर आप देखो तो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पावर कॉन्ट्रैक्शन की होती है स्ट्रिएटेड मसल की, तो हाई पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद फिर आप इन दोनों को देखें, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो इनकी पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल कम होती है। तो हाई पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज सीन इन द स्केलेटल मसल। So these are the differences in the muscle tissue. Now the next kind of tissue is the neural tissue. कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी अलग अलग एनवायरनमेंट्स के अंदर अपना अपना जो है रिस्पॉन्स देती है। बॉडी की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो किसकी वजह से है, वो न्यूरल टिश्यू के कारण होती है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, जिन्हें हम नर्व सेल भी कहते हैं, these neurons are the basic unit of neural system and these neurons are excitable cells. तो कोई भी स्टिमुलस आता है तो न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और जो कंडक्शन है, मैसेज का कंडक्शन है, वो स्टार्ट हो जाता है इनमें। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं न्यूरोग्लियल सेल, जो उनको सपोर्ट करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरोग्लियल सेल न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जितना भी न्यूरल टिश्यू है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा न्यूरोग्लिया बनाती है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको एक न्यूरॉन दिखाया गया है। ये हमारा न्यूरॉन का जो मेन सेल बॉडी है वो ये है, जिसको हम साइटोन भी कहते हैं। बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसमें। इसके अलावा दिस इज़ द साइटोप्लाज्म, दिस इज़ द एक्सॉन, दिस इज़ द डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट जो आपको पता ही है कि मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। तो मैसेजेस आर रिसीव्ड बाय डेंड्राइट एंड देन प्रोसेस्ड इन द साइटोन एंड देन ट्रांसफर्ड टू द एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर वो सेल एंडिंग तक जाता है। तो इस तरह से मैसेज जो है न्यूरॉन में फ्लो होता है। और पास में फिर आपको ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे अलग अलग, ये अलग अलग सेल्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं और दे आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लियल सेल्स। तो हम प्लूरल में बोलेंगे तो न्यूरोग्लिया बोल देंगे। Suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. तो जब कभी भी न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है तो एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो करता है और उसके दूसरे एंड तक पहुंचता है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, जिसको नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, और आउटपुट जोन ट्रिगर इवेंट्स दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। तो एक बार नर्व एंडिंग तक ये मैसेज पहुंचता है तो उसके बाद फिर आइदर मसल इज देयर, या तो मसल होगी या दूसरा न्यूरॉन होगा, तो फिर अगले न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा या अगली मसल को मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी इसी के बेसिस पर। तो इस तरह से मैसेज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम न्यूरॉन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो जिसके बारे में हम चैप्टर 21 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाउ द मैसेजेस आर जनरेटेड, हाउ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एंड हाउ इट इज ट्रांसफर्ड। So that's it for this part. Thank you, students.